नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल जी, जो कि श्री धन्वंतरी IVF सेंटर की स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मुनमुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। तो देखिए, आयुष्मान में आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले फाइब्रॉइड की समस्या की और इसके होने के आखिरकार कारण क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है, इस बारे में आज हम इस खास कार्यक्रम में जानेंगे। और अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप अपनी टीवी स्क्रीन पर क्लिनिक के फ़ोन नंबर पर फ्लैश हो रहे हैं, जिस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद डॉक्टर मुनमुन से आप सलाह ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार फाइब्रॉइड के कारण क्या हैं और इसका इलाज क्या होता है। तो सबसे पहला डॉक्टर मुनमुन जी, सवाल तो मन में यही आ रहा है कि फाइब्रॉइड आखिर है क्या और कैसे पता चले लोगों को कि उनमें ये समस्या पनप रही है, कैसे जानकारी मिले? नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में। फाइब्रॉइड्स क्या है? एक गठान है जो अक्सर फीमेल्स के यूट्रस यानी बच्चेदानी में दिखाई दी जाती है। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अपने मन से डर निकाल दीजिए। इसमें कैंसर का कोई रिस्क नहीं होता है ना। तो ये एक गठान है, लेकिन ये कैंसर वाली गठान नहीं है। ये किसी भी कारणवश हो सकता है, लेकिन मोस्टली देखा गया है जिन औरतों में शादियां लेट होती हैं या जिन औरतों ने शादियां कभी नहीं की हैं या जो कभी आज तक माँ नहीं बन पाई हैं या जो अपनी प्रेगनेंसीज डिले कर रही हैं, उनमें ये कॉमनली देखा गया है कि फाइब्रॉइड यानी गठान दिखती है यूट्रस में। नहीं तो बिना किसी कारणवश भी ये कई औरतों में देखा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। रूटीनली फीमेल एक अल्ट्रासाउंड कराती है किसी और कारण के लिए और फिर उन्हें पता चलता है कि अरे हमारे तो बच्चेदानी में गठान है। और अगर बच्चेदानी में गठान अगर किसी को पता चलता है कि उसकी बच्चेदानी में गठान है या फाइब्रॉइड की समस्या हो रही है, तो लक्षण क्या क्या होते हैं? खास तौर पर कैसे पहचाना जाए कि ये फाइब्रॉइड के लक्षण हैं, ये कोई और बीमारी के लक्षण नहीं है? कैसे ये अलग है अन्य महिलाओं की बीमारियों से? तो मोस्ट कॉमनली अगर फाइब्रॉइड्स की वजह से आपके शरीर में कोई लक्षण आ रहे हैं तो वो ये रहता है कि माहवारी के दौरान आपको खून अधिक जा रहा है आपका, और माहवारी के दौरान दर्द हो रहा है। जब ये फाइब्रॉइड्स की साइज़ बड़े होते हैं तब मोस्टली ये लक्षण हमें दिखते हैं कि ब्लीडिंग बहुत हो रही है माहवारी के दौरान, और माहवारी के दौरान बहुत पेन हो रहा है एक स्त्री को। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फाइब्रॉइड्स छोटे रहते हैं और कोई भी सिम्टम्स नहीं देते हैं। कई बार ये भी है कि कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं लेकिन उनमें ये गठानें अगर बड़ी हैं तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है या फिर प्रेगनेंसी रुक रही है लेकिन बार बार अबॉर्शंस हो जा रहे हैं, क्योंकि ये गठान बड़ी है। ये बच्चेदानी को जहाँ अपनी प्रेगनेंसी रुकती है उस रास्ते को छोटा कर देती है, जिस वजह से बार बार अबॉर्शंस का भी रिस्क रहता है। तो मोस्टली ये लक्षण होते हैं जिनमें फाइब्रॉइड्स होता है। ठीक है डॉक्टर मुनमुन जी, लक्षण की बात हमने कर ली फाइब्रॉइड के, लेकिन क्या कारण हो सकते हैं? कौन कौन से ऐसे कारण हैं? क्या डेली लाइफ शेड्यूल हमारा ऐसा होता है? महिलाओं का खास तौर पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यस्त महिलाएं होती हैं और अपनी सेहत पर खास तौर पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो ऐसे कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं जिससे फाइब्रॉइड जो है वो महिलाओं में गठान के रूप में दिखाई देता है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी शुरुआत में कहा, ये मोस्टली उन फीमेल्स में देखा जाता है जिनकी शादी नहीं हुई होती है और प्रेगनेंसी नहीं रुकी होती है, और उन्होंने या तो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग बहुत नहीं कराया होता है। ऐसे केसेस में ये कॉमनली देखा गया है कि जहाँ ईस्ट्रोजन एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होता है उन फीमेल्स में ये कॉमनली मिलता है। और अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो ऐसा मैं कुछ नहीं पिन पॉइंट करके नहीं बता पाऊँगी कि
ये लाइफस्टाइल की वजह से इस फीमेल में फाइब्रॉइड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इन जनरल फीमेल्स को अपने हेल्थ का, अपने फिटनेस का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैटी लेडीज़ में ही अपने को हमें फाइब्रॉइड्स दिखते हैं, कई बार एकदम दुबले पतले लोगों में भी फाइब्रॉइड्स देखने को मिलता है। तो फाइब्रॉइड्स का एज सच इतना पर्टिकुलर कुछ खान पान से लेना देना नहीं है। ठीक है, खान पान से लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मोटापे से भी उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या उम्र से हो सकता है? क्या ज़्यादातर हम देखते हैं 35 से 40 उम्र की जो महिलाएं हैं, जिस तरीके से आप कह रही हैं शादी नहीं हो पा रही है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से फाइब्रॉइड्स उभर सकते हैं, या फिर कम एज की जो लड़कियां हैं आजकल उनमें भी ये समस्या हो सकती है? सी मोस्ट कॉमनली ये देखा जाता है बियॉन्ड द एज ऑफ 35 से 45-50 के एज ग्रुप में ये मोस्ट कॉमनली फाइंड मिलता है हमें। अराउंड 30 to 40% फीमेल्स में हमें मिलता है। लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज में ये बहुत अनकॉमन है। उसमें सिर्फ 5 से 10% महिलाओं में ही हमें फाइब्रॉइड्स देखने को मिलेंगे। जैसा आप ये भी कह रहे हैं कि फाइब्रॉइड जो होते हैं वो कैंसर का कारण नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जब हम ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं तो जैसे पता चलता है तो लोग थोड़ा डर सा जाते हैं कि आखिरकार क्या कैंसर तो नहीं हो गया। तो कैसे ये कैंसर से ये जो गठानें होती हैं वो अलग होती हैं? हाँ, तो सबसे पहले हमें पेशेंट को समझाना पड़ेगा और उसे काम डाउन करना पड़ेगा कि समझो ये कैंसर नहीं है, ये आगे जाके भी कैंसर नहीं बनेगा। 0.001% चांस है कि ये आगे जाके कैंसर का रूप ले। तो अगर फीमेल्स को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है और उनकी एज अबव 40 इयर्स है, तो इन केसेस में हमें एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर लेना चाहिए, जिससे हम ये रूल आउट कर सकते हैं कि इनको बच्चेदानी का कैंसर नहीं है। एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी होता है जो हमें बताता है कि फीमेल को यूट्रस का कैंसर तो नहीं है। एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है जो हमें बताता है कि फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर का कोई रिस्क तो नहीं है। तो ये 2 जांचें फीमेल्स को ज़रूर करा लेनी चाहिए, जिससे कैंसर का डर उनके मन से चला जाएगा। और फिर फाइब्रॉइड्स के लिए फ्रीक्वेंट फॉलोअप रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर मुनमुन, तो यहाँ पर एक शब्द जो निकलकर सामने आ रहा है सर्वाइकल कैंसर, जो कि आजकल बहुत चर्चा में भी है। फाइब्रॉइड्स की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर आखिर क्या है और क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके लिए उपाय हो सकते हैं इससे बचने के लिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सर्वाइकल कैंसर, आजकल हर फीमेल्स को इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जो हमें यंग गर्ल्स को लगाना चाहिए। यानी 9 साल के बाद से आप बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगा सकते हैं। 9 साल से 25 साल तक की फीमेल्स को ये वैक्सीन लेना चाहिए। दूसरा, इसके लिए क्या लक्षण हो सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? बहुत एक्सेसिव सफ़ेद पानी जाना, या माहवारी के बीच के दिनों में भी ब्लीडिंग होना, संबंध बनाते वक्त ब्लीडिंग होना। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। ठीक है डॉक्टर मुनमुन जी, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए आपने बता दिया, और वापस से लौटते हैं फाइब्रॉइड्स पर। फाइब्रॉइड्स की अगर बात करें तो क्या प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है? जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं खासतौर पर उन्हें उपचार लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, उन्हें जांच करा लेना चाहिए कि क्या प्रेगनेंसी नहीं होने की वजह फाइब्रॉइड्स तो नहीं है? जी, यूजुअली हम ऐसा कहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं रुकने की वजह फाइब्रॉइड्स नहीं है। फाइब्रॉइड्स की वजह से कई बार अबॉर्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो जब आपका फाइब्रॉइड का साइज बड़ा होता है और वो आपके बच्चेदानी के रास्ते को ब्लॉक कर रहा होता है, तो उस वजह से अबॉर्शंस के चांसेस बहुत होते हैं इन फीमेल्स में। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। आपको अपने फाइब्रॉइड्स का साइज़ देखना चाहिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि क्या फाइब्रॉइड का साइज़ इतना बड़ा है कि मुझे सर्जरी करवानी चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, या छोटा है, हम बिना ऑपरेशन के भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके इलाज पर आते हैं, डॉक्टर की गाइडेंस क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो क्या फाइब्रॉइड्स को सिर्फ दवाओं से ठीक किया जा सकता है या फिर इसके लिए सर्जरी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है?
फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी दवा से फाइब्रॉइड्स जड़ से नहीं जाएगा। दवाओं से हम उसको एक लेवल तक कम कर सकते हैं या उसके ग्रोथ को रोक सकते हैं कभी कभार, लेकिन जड़ से फाइब्रॉइड्स दवाओं से नहीं जाता है। अल्टीमेटली इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हर फीमेल को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर फाइब्रॉइड्स के साइज छोटे हैं और उससे एक स्त्री को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है तो उसे रहने देना चाहिए। जैसे जैसे स्त्री की माहवारी बंद होगी धीरे धीरे ये फाइब्रॉइड्स अपने आप छोटे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र 40-45 से ऊपर है और आपको फाइब्रॉइड से बहुत समस्या हो रही है कि बहुत ब्लीडिंग हो रही है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है, इतनी ब्लीडिंग हो रही है, तो उन केसेस में यूट्रस निकाल देना एक हल है। ठीक है डॉक्टर, 40 से कम में यूट्रस नहीं निकालना चाहिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मूंग के आकार से लेकर काफ़ी बड़ा भी फाइब्रॉइड हो सकता है। डिपेंड करता है कि स्थिति कैसी है, हालात कैसे हैं और पेशेंट को आखिर दिक्कत क्या आ रही है। और चलिए अगर बात करें आपके डॉक्टर मुनमुन धन्वंतरी क्लिनिक की, तो यहाँ पर IVF सेंटर में बहुत सारे मरीज पहुँचते हैं। किस तरीके के केसेस आपके हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और क्या इलाज, क्या परामर्श आपकी तरफ से उनको दिए जाते हैं? तो अगर हम कहें तो हम हर प्रकार के पेशेंट्स देखते हैं। बच्चियों में अनियमित माहवारी से लेकर 45-50 ईयर ओल्ड फीमेल्स में फाइब्रॉइड की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होना या फिर सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। उसके साथ साथ हमारा IVF सेंटर है तो हम इनफर्टिलिटी के भी सब पेशेंट से डील करते हैं जिनको अगर मेल में प्रॉब्लम है, मेल में शुक्राणु नहीं बन रहे हैं अच्छे, मेल इनफर्टिलिटी है या उनके ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो ट्यूब्स ओपन करने का भी हम सर्जरी करते हैं। इसके अलावा अगर अंडाशय में अंडे सही नहीं बन रहे हैं तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा भी प्रेगनेंसी रोकने का प्रक्रिया करते हैं। सो इस प्रकार से सभी प्रकार का एक कंप्लीट वुमेन हेल्थ केयर ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं हमारे सेंटर पे। उसके साथ साथ सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे पैप स्मीयर हो गया, HPV वैक्सीन, HPV टेस्ट हो गया, ये सब हम अपने सेंटर पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है डॉक्टर मुनमुन जी, अगर फाइब्रॉइड किसी को एक बार हो जाए, उसने सर्जरी भी करा ली है और वो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गया है कि अब तो समस्या ठीक हो चुकी है, क्या सर्जरी के बाद दोबारा से फाइब्रॉइड होने की समस्या फिर से हो सकती है? क्या दोबारा इसके लक्षण सामने आ सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फाइब्रॉइड को एक बार निकाल देने से ये कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा नहीं होगा। 10% चांसेस हैं कि आपको फाइब्रॉइड दोबारा हो सकता है। सो प्लीज़, अगर आपकी एज लेस देन 40 है और आपकी फैमिली कंप्लीटेड है, यानी फैमिली कंप्लीटेड है, तो फिर आप फाइब्रॉइड्स को रहने दीजिए। दवाइयों से कुछ साल निकालने की कोशिश करिए ताकि आपको बच्चेदानी ना निकालनी पड़े। लेकिन अगर आपकी फैमिली कंप्लीटेड नहीं है, आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है और फाइब्रॉइड्स ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है आपको प्रेगनेंसी रोकने में, तब फिर आप उसकी सिर्फ मायोमेक्टमी यानी फाइब्रॉइड की सर्जरी करवाइए। तो जैसा आप कह रहे हैं कि फाइब्रॉइड, जी कोई जरूरत नहीं। जी आप कंटिन्यू करिए। जी, सो मेरा कहना ये है कि छोटे छोटे फाइब्रॉइड से कोई परेशानी नहीं होती है, तो आप हर चीज के लिए सर्जरी ऑप्शन मत सोचिए। सर्जरी ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन। जब आपकी एज 45 से ऊपर होती है तब आप पूरा यूट्रस निकलवाइए अगर आपको बहुत समस्या हो रही है फाइब्रॉइड्स की वजह से। और अगर आपकी उम्र कम है तो दवाइयों से कुछ साल निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि क्या होता है उसमें सिर्फ माहवारी के 2-3 दिन आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बाकी आप पूरा महीने एकदम सही रहते हैं। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए आपके डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो वो आपके 2-3 दिन की जो तकलीफ है उसको कम कर देगा। ऐसे कर आप समय निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन जब अगर बहुत असहनीय ब्लीडिंग हो रही है, आपका हीमोग्लोबिन बार बार कम हो रहा है, देन वी हैव टू गो फॉर सर्जरी। ठीक है डॉक्टर मुनमुन जी, जिस तरीके से हम अब देखते हैं कि सामाजिक परिवेश जो है बहुत बदल चुका है और आधुनिक समय में जो लड़कियां हैं खासतौर पर ज़्यादा उम्र होने के बाद ही शादी करती हैं, कई केसेस में तो 35
40 तक भी लोग शादी कर रहे हैं। ऐसे में जब वो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और इसमें से एक फाइब्रॉइड की समस्या भी हो सकती है। अगर सर्जरी कराएं तो गर्भाशय अगर निकाल दिया जाए तो ऐसे में तो प्रेग्नेंट होना संभव ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या इलाज ऐसे महिलाओं के लिए हो सकता है? मोस्टली जो आजकल डिलेड मैरिजेस हो रहे हैं, लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, फाइब्रॉइड नो डाउट एक समस्या रहती है उनमें, तो उन्हें हमें बहुत ही प्रॉपरली जज करना पड़ता है कि क्या फाइब्रॉइड की वजह से उनकी प्रेगनेंसी में रुकावट आ रही है। आप समझिए कि आपका एक होता है बच्चेदानी होती है यूट्रस, जिसके अंदर एक कैविटी होती है जहां पे अपनी प्रेगनेंसी रुकती है। तो हमें ये देखना है कि क्या आपका फाइब्रॉइड उस कैविटी के स्पेस को कम कर रहा है, उसके अंदर घुस रहा है, तभी आप फाइब्रॉइड की सर्जरी सोचिए और वो पहले वो फाइब्रॉइड निकलवाइए और फिर प्रेगनेंसी प्लान करिए। और अगर नहीं, अगर फाइब्रॉइड थोड़ा बाहर की तरफ है, वो आपके कैविटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप आराम से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं इन महिलाओं के लिए और भी एक सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, आपने निश्चय कर लिया है कि नहीं मैं 35 के बाद ही माँ बनना चाहूँगी, तो आप जब 27, 28, 30 इयर्स के हैं ना, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, आप अपने एग्स को फ्रीज कर सकते हैं। सो आप लोग ये एग फ्रीजिंग का ऑप्शन यूज करिए, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 35 फीमेल्स में अंडाक्षय में अंडे बनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, साथ साथ अंडे की क्वालिटी भी बहुत अफेक्ट होती है। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है 30-35 साल की उम्र के बाद। इसीलिए जब आप यंग हैं, 27 to 30 इयर्स के हैं, आपको दिख रहा है नेक्स्ट 4-5 इयर्स मुझे अपने करियर में लगाना है, तो तब आप जाइए IVF सेंटर में जाइए, IVF स्पेशलिस्ट से मिलिए, समझिए कि एग फ्रीजिंग क्या होता है। यू कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड के स्पर्म के साथ अपने एग्स को मिलाकर एम्ब्रियोज बनाकर फ्रीज कर दीजिए। वो एम्ब्रियोज रहेंगे 5 साल 6 साल रहेंगे। अब जब माँ बनना चाहेंगे हम उन एम्ब्रियोज को आपके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप सिर्फ अपने एग्स भी फ्रीज करा सकते हैं, सो दैट आप अपने करियर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन आप माँ बनने के सुख से वंचित भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें धन्वंतरी क्लिनिक की, तो यहाँ पे IVF सेंटर में किन किन तरीके की सुविधाएं होती हैं? क्या यहाँ पर भी अगर जो लड़कियाँ चाहे, जो माँ बनना चाहती हैं, लेकिन उम्र की वजह से वो कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, प्रेगनेंसी वो नहीं कर पाती, गर्भधारण नहीं हो पाता है, तो ऐसे में कितने उम्र में सही होता है डॉक्टर मुनमुन की ये अब एज हो गई है, यहाँ पे अपना एग फ्रीज करा दिया जाए, इसके बाद भले मैं शादी किसी भी उम्र में करूँ, लेकिन जो माँ बनने का सुख है वो मुझे ज़रूर मिलेगा, इसके लिए क्या एक सही एज हो? सजेस्ट करूंगी एवरी फीमेल बिटवीन द एज ऑफ 25 to 30, 25 से 30 साल की उम्र में एक फीमेल को पता होता है कि मेरा करियर कैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस दिशा में मुझे जाना है। तो ये एज ग्रुप होता है और ये टाइम होता है जब आपको अपने एग्स फ्रीज करा लेने चाहिए। यस, हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है, हम एग फ्रीजिंग भी करते हैं, स्पर्म फ्रीजिंग भी होता है। जैसे आजकल देखा गया है एग फ्रीजिंग सिर्फ सोशल वजह से नहीं होता, कई बार देखा गया है कि कई कैंसर्स की वजह से हमें फीमेल्स में एग ओवरीज निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, मेल्स में टेस्टिस निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे केसेस में जब आप कैंसर की सर्जरी या रेडिएशन में जाने वाले रहते हैं, उसके पहले भी हम एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग ये सब कर सकते हैं, ताकि भले ही कैंसर की वजह से आपके अंडाक्षय निकल गए हैं, आपका टेस्टिस निकल गया है, लेकिन आपका जो एग है, जो स्पर्म है, वो हमारे पास फ्रोजन है, जो फ्यूचर में आपके पार्टनर के साथ मिलाकर हम उसे प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मुनमुन जी, एक समस्या और खासतौर पर आजकल लड़कियों में भी देखने को मिलती है, महिलाओं में भी PCOD की समस्या, PCOS की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो फाइब्रॉइड तो एक समस्या है, वो एक उम्र के बाद है जिस तरीके से आप कह रही, लेकिन कम उम्र में हम देख रहे हैं कि PCOD लड़कियों को खासतौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो कैसे पहचाने, क्या इसके लक्षण हो सकते हैं और कितनी जल्दी अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये आपको आगे जाकर भविष्य में नुकसान ना पहुँचाए? जी, PCOD देखा जाए तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हम कहते हैं हर 5 लड़कियों में से एक लड़की
को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं? अनियमित माहवारी, यानी आपके पीरियड्स लेट डिले होकर आते हैं। जैसे जो 28 से 30 दिन में आपका महीना आना चाहिए, माहवारी 40, 45, 2 महीने, 3 महीने में आते हैं। इनमें ना मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी मुस्टैच, बियर्ड, थिक आईब्रोज, ऐसे फेशियल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। मोस्टली देखा गया है कि मोटापा से ये बीमारी को लिंक किया गया है कि यूजुअली ये पेशेंट्स थोड़े ओवरवेट होते हैं, लेकिन कई बार बहुत दुबले पतली लड़कियों में भी पीसीओएस की समस्या पाई गई है। और ये मोस्ट कॉमनली 15 से 25 ईयर ऑफ एज ग्रुप में कॉमन देखा गया है। इसके वजह से प्रेगनेंसी रुकने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। मोस्टली जब फीमेल्स की शादी हो जाती है, वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा उनको पीसीओडी है, जिस वजह से उनके अंडे सही नहीं बन रहे हैं और जिस वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है और इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको अपना दिनचर्या सही रखना है, देखिएगा सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ठीक, राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, आपको सुबह एटलीस्ट 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना है, जो भी पसंद है आपको। स्पेशली अपना बेली फैट अपने को कम करना है। उसके बाद डाइट में हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है आपको। थर्डली, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये सारे फैक्टर्स पर अगर आप ध्यान देंगे तभी आप अपने पीसीओडी को जड़ से मिटा सकते हैं। मेडिसिन का कुछ हद तक रोल है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लाएंगे अपने लाइफ में, कोई मेडिसिन आपको हेल्प नहीं करेगी। ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस, और फिर कुछ दवाइयाँ रहेंगी जो हम देंगे जो सपोर्ट करेगा। ठीक है। डॉक्टर मुनमुन जी, अगर फाइब्रॉइड के इलाज और जागरूकता की बात करें तो आपके द्वारा खास तौर पर कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका संचालन आप करती हैं? खास तौर पर महिलाओं को संदेश क्या देना चाहेंगी आप कि ऐसे इससे बचाव कर सकते हैं? इसे होने से अगर रोक लिया जाए तो क्या ये संभव है? मैं यही कहना चाहूँगी फीमेल्स को कि हम समझते हैं कि हमारा करियर क्लॉक, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक दोनों एक दूसरे के विरुद्ध चल रहे हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हम फीमेल्स का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। तो प्लीज़ अपनी प्रेगनेंसी टाइमली प्लान करिए, बहुत ज़्यादा डिले मत करिए अपनी प्रेगनेंसीज। ब्रेस्ट फीडिंग पे ज़रूर ध्यान दें, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कराएं। सेकेंडली, अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपका वजन कम भी है तो ये मत सोचिए कि मेरा तो वजन कम है, मैं फिट हूँ, मुझे एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। नहीं, हम एक्सरसाइज सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं करते हैं। एक्सरसाइज किया जाता है ताकि हमारा शरीर फिट रहे। तो भले ही आपका वजन जो भी हो, लेकिन हर फीमेल्स को अपार्ट फ्रॉम ऑल द वर्क दे डू, आप घर में जितना भी काम कर रहे हैं करिए, लेकिन प्लीज़ 45 मिनट्स अपने लिए डेली निकालिए, अपने शरीर के लिए डेली निकालिए, और 45 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें डेली, ताकि आपका शरीर फिट रहेगा, तभी आपकी फैमिली फिट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मुनमुन, शरीर फिट रहेगा तभी फैमिली फिट रहेगी, और महिलाएं तो गति है, और अगर रीढ़ की हड्डी आपकी मजबूत होगी तभी आपका पूरा शरीर भी मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनमुन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इसके साथ ही आयुष्मान में आज के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।